अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी एमएमपी सीरीज का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों को टेंसर्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि टेंसर्स क्या होते हैं, कैसे टेंसर्स बनाए जा सकते हैं और उनको डिफाइन कैसे किया जा सकता है। एक थोड़ा सटल कॉन्सेप्ट है, पर जिस तरीके से मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा इसको, आई होप कि आप लोगों को टेंसर्स का कॉन्सेप्ट इसके बाद आसान लगने लगेगा। मैं एक या दो लेक्चर्स लगाऊंगा टेंसर्स पर, क्योंकि जिस लेवल का ये कोर्स है उसमें टेंसर्स के बारे में बहुत इन डेप्थ जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा दिल किया तो मैं जनरल रिलेटिविटी का आगे एक कोर्स, एक वीडियो सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर फिर क्योंकि बहुत इन डेप्थ टेंसर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहीं से जहाँ तक मैंने इस एमएमपी की सीरीज में लेक्चर्स के अंदर टेंसर्स के बारे में बताया होगा या टेंसर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसी से आगे बड़ी एक नेचुरल कंटिन्यूएशन उसकी हो जाएगी। तो अभी हम बहरहाल टेंसर्स के बारे में एक एक सिंपली ऊपर से एक स्टडी करेंगे। बहुत थॉरो स्टडी नहीं होगी वो, तो बट स्टिल इतनी होगी कि आप लोग उसको यूज कर सकें। और जितना एक बीएस के कोर्स के अंदर जितने भी आपके टेंसर्स आते हैं, आपको वो बहुत आसान लगने लगेंगे। एक आम बीएस के कोर्स में जहाँ जहाँ टेंसर्स आ सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स 2 में आपके पास इनर्शिया टेंसर आता है, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी टेंसर आता है। तो ये सारे जो टेंसर्स हैं, ये फिर बहुत इजी लगने लगेंगे जितनी हम टेंसर्स की स्टडी करेंगे उसको पढ़ने के बाद। तो चलें, पहले तो फिर ये बात आती है कि एक टेंसर होता क्या है। तो लेट्स गो थ्रू विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं, एक टेंसर होता क्या है आखिर। देखें, आप लोगों को पता है कि अगर हम दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट्स लूँ मैं, यानी दो वेक्टर्स के साथ मैं एक प्रोडक्ट ले सकता हूँ जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये भी एक डिफाइन किया हुआ प्रोडक्ट है कि जब भी आपको ए डॉट बी नजर आए, आप इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ए आई बी आई की शक्ल में हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है। उसी तरह हमने एक और प्रोडक्ट भी बनाया हुआ है, ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इससे हमारे पास दो वेक्टर्स का ये एक ऐसा डिफाइन किया हुआ प्रोडक्ट है कि इससे हमारे पास एक वेक्टर आता है। और इसको हम इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं? एप्सिलॉन आई जे के, ए आई और बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो ए आई बी जे। तो इस तरह करके हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट से हमारे पास एक स्केलर आता है, वेक्टर प्रोडक्ट से हमारे पास एक वेक्टर आता है। और ये प्रोडक्ट किस तरह कंप्यूट किए जाते हैं, ये प्योरली हमारी अपनी डिफाइन की हुई चीज है। इसके बाद ये फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं, टॉर्क की डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। वो फिजिक्स में जैसे ही आते हैं वो फिजिसिस्ट का मसला है, मगर मैथमेटिशियंस ने इनको खास तरीके से डिफाइन किया है। और मैथमेटिशियंस फ्री हैं कुछ भी डिफाइन करने के लिए। तो एक और तरीके का प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स के दरमियान, जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो इसको बस एक मैथमेटिक्स के एक डिफाइन किए हुए प्रोडक्ट के तौर पर अभी देखें। फिजिक्स में ये कैसे और कब आएगा, ये जब फिजिक्स में आएगा तब आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका पता चल जाएगा। पर अभी एक मैथमेटिशियन के पर्सपेक्टिव से देखें कि मैं बस एक प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा हूँ, इसको मैं ए टेंसर प्रोडक्ट बी का नाम देता हूँ। इस प्रोडक्ट को कहते हैं टेंसर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका सिंबल ये क्रॉस, एक गोल के अंदर, एक गोल दायरे के अंदर बंद करने को करके बना दिया जाता है इसका सिंबल। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है टेंसर प्रोडक्ट। जैसे आप लोगों को तरीका पता है ए डॉट बी कंप्यूट करने का, ए क्रॉस बी कंप्यूट करने का, तो टेंसर प्रोडक्ट कंप्यूट करने का भी एक तरीका है जो कि डिफाइन किया हुआ है। अगेन एक मैथमेटिशियन के पर्सपेक्टिव से देखें, ये ना सोचें कि फिजिकली ये क्या है, अभी बस इसकी डेफिनेशन पर गौर करें। और जैसे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ वैसे इसकी डेफिनेशन को समझें। फिजिक्स में जब ये आएगा तो इसकी वर्किंग देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये फिजिकली क्या है। अभी बस हम इसको इसकी डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से एक मैथमेटिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, बिकॉज दिस इज मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिसिस्ट। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है?
तो फर्ज करें मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है ए, जिसको अब हम लिखते हैं A1 E1 हैट, जिसमें E1 E2 हैट और E3 हैट हमारे यूनिट वेक्टर्स का काम करते हैं, प्लस A2 E2 हैट प्लस A3 E3 हैट। और दूसरा वेक्टर लेट से हमारे पास है B1 E1 हैट प्लस B2 E2 हैट प्लस B3 E3 हैट। ये दो हमारे पास वेक्टर्स हैं। इनका टेंसर प्रोडक्ट लेने से ये मुराद है कि अगर दो वेक्टर्स का मैं टेंसर प्रोडक्ट लूं, इसका मतलब होता है कि इस तरीके से इन दो वेक्टर्स के साथ एक मैट्रिक्स बना देना, जिस मैट्रिक्स के अंदर इनके वेक्टर्स के सारे कॉम्बिनेशंस मौजूद हो, इनके कंपोनेंट्स के, यानी A1 B1। देखें, एक हम A1 के साथ B1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक हम A1 के साथ B2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक हम A1 के साथ B3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसकी उसी तरह हम A2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं B1 को, A2 के साथ भी B2 को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, A3 के साथ भी B3 को मल्टीप्लाई किया, B2 को मल्टीप्लाई, सॉरी, A2 के साथ भी A2 के साथ B3 को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसी तरह A3 के साथ भी B1 मल्टीप्लाई हो सकता है, A3 के साथ B2 भी मल्टीप्लाई हो सकता है, और A3 के साथ B3 भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो taking all possible multiplications of the components of A and B vectors and putting them in a matrix constitutes our tensor product। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट इस तरह वजूद में आता है उसको हम टेंसर कहते हैं। यानी हमने कुछ भी नहीं किया, मैथमेटिशियंस ने ये प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है कि आपके पास दो वेक्टर्स हों, उनके कंपोनेंट्स के जितने भी आप कॉम्बिनेशंस लेकर, आप उसमें दो दो के कॉम्बिनेशंस लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको इस तरह एक मैट्रिक्स फॉर्म में डाल देना वेक्टर टेंसर प्रोडक्ट कहलाता है। और ये जो मैट्रिक्स बन गई है, दिस मैट्रिक्स इज नाउ कॉल्ड ए टेंसर। ये जो अब 3 by 3 की मैट्रिक्स है, ये अब एक टेंसर है बाय डेफिनेशन। इसको हमने डिफाइन ही ऐसे किया है। नाउ अगर मैं अब इस चीज को A क्रॉस B को की जो मैट्रिक्स बनी है, इसको मैं T कह देता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक मैट्रिक्स जो होती है वो इस तरह बनी होती है T11 T12 T13 और T, ये एक टेंसर भी है तो T इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, T21 T22 T23 T31 T32 T333। क्योंकि मैंने इसमें अब बजाय के A1 और B1 के प्रोडक्ट्स हमें नजर आए, मैंने इनको T का नाम दे दिया। यानी कि हमारे पास अगर T11 A1 B1 के बराबर हो, T12 अगर A1 B2 के बराबर हो, T31 लेट्स से A3 B1 के बराबर हो, तो यानी कि इस तरीके से मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद मैं इसको, इनके कंपोनेंट्स को इस तरह से नाम भी दे सकता हूँ, जैसे हम एक आम एक मैट्रिक्स के कंपोनेंट को नाम देते हैं। ठीक है। तो इस टेंसर का एक कंपोनेंट इन जनरल किस तरह लिखा जाएगा, यानी टी आई जे जो टेंसर है, जो दो वेक्टर्स ए और बी से मिलकर बना हुआ है, तो इन जनरल इसका कोई भी कंपोनेंट हो जाएगा ए आई और बी जे। मैंने कुछ भी नहीं किया, वो जो मेरी ऊपर मैट्रिक्स थी A1 एज और बी से बनी हुई, उसको मैंने टी एक मैट्रिक्स के बराबर कर दिया, जिसमें T11 फिर A1 B1 के बराबर है, T22 A2 B2 के बराबर है, और टी आई जे यानी ith कंपोनेंट A का jth कंपोनेंट B का, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इस मैट्रिक्स का कोई भी कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है। ठीक है। तो ये ऊपर जो डेफिनेशन है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, इसे ये मैट्रिक्स फॉर्म है हमारे टेंसर की।
मैट्रिक्स फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है ये हमारे पास इंडेक्स फॉर्म है टेंसर की। ये किसी भी टेंसर को अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमने क्या किया है, अभी अभी हमने एक प्रोडक्ट डिफाइन किया है जिसको हमने टेंसर प्रोडक्ट कहा है। दिस इज अ टेंसर प्रोडक्ट। और इसमें हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान जब टेंसर प्रोडक्ट लें ए और बी, तो हमारे पास क्या होता है, एक टू इंडेक्स ऑब्जेक्ट बन जाता है ए आई बी जे। और इसमें हम ये क्रॉस का साइन फिर खत्म कर देते हैं, यानी ए आई बी जे हमारे पास, यानी हम दो वन इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स लेते हैं ए आई बी जे। ये भी एक सिंगल इंडेक्स का ऑब्जेक्ट था, ये भी एक सिंगल इंडेक्स का ऑब्जेक्ट था। वेक्टर जो होते हैं वो सिंगल इंडेक्स ऑब्जेक्ट होते हैं। उन दोनों को हमने एक खास तरीके से कंबाइन किया, जो कि हमने खुद डिफाइन किया, हमने खुद चूज किया है इनको ऐसे कंबाइन करना। और हमने एक टू इंडेक्स ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि बाय ऑल मींस एक टेंसर है, या इसको हम कहना चाहें तो ये एक मैट्रिक्स भी है। तो एक टेंसर में और एक मैट्रिक्स में अभी कोई फर्क नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि ये फर्क कहाँ से पैदा होता है। तो हम यानी कि ए और बी का जब हमने टेंसर प्रोडक्ट लिया तो उससे हमारे पास एक टू इंडेक्स ऑब्जेक्ट आया जिसको हम टी आई जे भी कह सकते हैं या ए आई बी जे भी कह सकते हैं, क्योंकि वो टी आई जे जो है वो इन्हीं से मिलकर ही बना हुआ है। तो अब हम इस टेंसर प्रोडक्ट से आगे भी जा सकते हैं। अब देखें, टी आई जे जो है ये ए आई बी जे के बराबर है। ये दो वेक्टर्स से मिलकर बना है, दिस इज मेड अप ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। और इसकी दो इंडिसेस हैं, ठीक है। तो अब टेंसर का एक रैंक हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इंडिसेस होती है ना एक टेंसर की, इट इज द इट्स कॉल्ड रैंक, ठीक है। एक टेंसर की जितनी इंडिसेस होंगी उसको हम रैंक कहेंगे। देखिए हमने दो वेक्टर्स को कंबाइन किया है, एक दो इंडेक्स का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका जो कि एक मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास। और हमने खुद डिफाइन किया कि वो मैट्रिक्स किस तरह बनेगी, कॉम्बिनेशंस हम किस तरह से लेंगे। सारे वेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस ले लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, सारे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके वो सारे कॉम्बिनेशन बना लेने हैं। अब टी आई जे इक्वल्स ए आई बी जे, इसकी दो इंडिसेस हैं इस ऑब्जेक्ट की। तो इसको हम कहते हैं कि इसका रैंक है टू, ठीक है। तो नंबर और रैंक टू टेंसर, सो इट्स सो टी आई जे इज ए रैंक टू टेंसर। अब हम रैंक थ्री का टेंसर भी बना सकते हैं, यानी अगर मैं एक वेक्टर लूं ए, दूसरा वेक्टर लूं बी और तीसरा वेक्टर लूं सी, और इन तीनों को एक टेंसर प्रोडक्ट के अंदर डाल दूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या ए टेंसर प्रोडक्ट बी क्रॉस, क्योंकि उसके लिए होता है, तो ए टेंसर प्रोडक्ट बी टेंसर प्रोडक्ट सी, ये हमारे पास एक थ्री इंडेक्स ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम इसमें सारे कॉम्बिनेशंस लेंगे जितने भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए आई बी जे सी के, ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं ये मिलाकर हमारे पास इस टेंसर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के बकौल ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं हमारे क्या बनेंगे, टेंसर का हिस्सा बनेंगे। अभी इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए सारे टेंसर्स मैट्रिसेस नहीं होते, सिर्फ जो रैंक टू के टेंसर्स होते हैं उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स जो होती है खुद एक टू इंडेक्स ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि रैंक टू का टेंसर भी डिफाइन इस तरह किया गया है टेंसर प्रोडक्ट, तो वो भी एक टू इंडेक्स ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसमें और एक मैट्रिक्स में फर्क नहीं रह जाता। पर अब आप एक रैंक थ्री टेंसर में देख सकते हैं कि कैसे एक मैट्रिक्स में और एक टेंसर के अंदर फर्क पैदा होता है, कि रैंक थ्री का टेंसर है ये अब हमारे पास तो दिस इज, क्योंकि इसकी थ्री इंडिसेस हैं, तो दिस इज ए टेंसर ऑफ रैंक थ्री। अगेन ये प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया है इस तरह कि ये तीन ऑब्जेक्ट्स का टेंसर प्रोडक्ट लेने का मतलब है कि हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएं जिसमें इसके सारे कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाई होते हैं, उसके तीनों वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनके सारे कॉम्बिनेशंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सो दिस इज अ टेंसर ऑफ रैंक थ्री,
ठीक है, इसकी 3 इंडिसेस हैं, तो ये टेंसर है रैंक 3 का। अब सिमिलरली आप इस प्रोसीजर को यूज करके ना किसी भी रैंक के टेंसर्स बना सकते हैं। आप 4 वेक्टर्स का टेंसर प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। अगर आप 4 वेक्टर्स का टेंसर प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपको, अब अगेन आप अब इन चीजों को आप मैट्रिक्स नोटेशन में नहीं लिख सकते, तो आप इसको सिर्फ इंडेक्स नोटेशन में शो कर सकते हैं कि किस तरीके का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये आपके पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा AI BJ CK डी, लेट से IJK L DL ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई भी कंपोनेंट यानी A1 B1 C1 D1 इसका एक कंपोनेंट होगा, A1 B2 C1 D1 इसका एक कंपोनेंट होगा, एंड सो ऑन। मैनी मैनी कंपोनेंट्स होंगे इस ऑब्जेक्ट के। क्या कहाँ पर ये फिजिकली आता है अभी हमारा मकसद नहीं है। अभी हमने बस एक ऐसा ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है जो सिंगल इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके, एक ऐसा वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन किया है जो सिंगल इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके हमारे पास इंडेक्स बढ़ा देता है। अगर हम तीन वेक्टर्स को टेंसर प्रोडक्ट लें तो हमारे पास 3 इंडेक्स ऑब्जेक्ट आता है, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास 2 इंडेक्स ऑब्जेक्ट आता है, 4 का लें तो हमारे पास एक 4 इंडेक्स ऑब्जेक्ट आता है, जिसको हम टेंसर कहते हैं रैंक 4 का। जिसको अब, और अगर 3 हो तो टेंसर कहते हैं रैंक 3 का, अगर 2 हो तो टेंसर कहते हैं रैंक 2 का। और रैंक 2 का जो टेंसर होता है वो हमारी एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब हमें ये पता है कि वेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, और वेक्टर को हमने डिफाइन किया हुआ है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी पर भी, और टेंसर को भी क्या हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी पर डिफाइन कर सकते हैं। सो फार हमने क्या किया है, हमने एक टेंसर को डिफाइन किया है एक प्रोडक्ट के थ्रू, कि जब भी दो वेक्टर का टेंसर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो एक टेंसर बना देते हैं। पर क्या हम एक टेंसर को डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि वो किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है। तो चलिए आइए अब हम स्टडी करते हैं टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। और अब से मैं ज्यादातर एग्जांपल्स टू इंडेक्स टेंसर के साथ दिया करूंगा, क्योंकि वही हमारी स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट है और वही फिजिक्स में सबसे ज्यादा आते हैं। बाकी टेंसर्स भी आएंगे, 4 इंडेक्स टेंसर्स जो हैं वो जनरल रिलेटिविटी में आ जाते हैं, पर बेसिक फिजिक्स में जो BS के अंदर पढ़ाई जाती है उसके अंदर बैचलर लेवल कोर्सेज तक ज्यादातर 2 इंडेक्स टेंसर ही आते हैं। तो मैं 2 इंडेक्स टेंसर्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करूंगा। तो हमारे पास 2 इंडेक्स टेंसर इन जनरल किस तरह बनाया जाता है, अगर वो A और B वेक्टर से मिलकर बना है तो उसकी डेफिनेशन है TIJ इक्वल्स AIBJ, यानी एक मैट्रिक्स है, 2 इंडेक्स ऑब्जेक्ट है ये। अब देखें, अगर मैं कहता हूं कि मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कर दिया है आफ्टर रोटेशन, ठीक है। तो मैं लेट्स से कि A I और B J जिस उसमें थे मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो अब मेरे पास A' I आ जाएगा और B' J आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो मेरे पास अब जो दो वेक्टर्स आएंगे मेरे पास, ये जब A और B रोटेट होंगे तो वो A' और B' बन जाएंगे। यानी जो मेरा रोटेटेड फ्रेम में जो मेरा टेंसर होगा वो T' बन जाएगा। तो T'(I)J जो होगा वो होगा A' I के बराबर और B' J के बराबर होगा। तो अब हमें ये पता है कि A' I और B' J किस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं। वी नो वी नो the transformation property transformation properties of vectors। तो क्योंकि हमें वेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज पता है, तो हमें पता है कि AI' जो है ये बराबर है किसके, इसमें एक रोटेशन मैट्रिक्स आती है, उसका पहला इंडेक्स वही होता है जो A का होता है, और उसमें दूसरा इंडेक्स हम कोई भी अपनी मर्जी से ले लेते हैं क्योंकि वो समेशन इंडेक्स होता है, तो उसे मैं n कह देता हूँ, तो वो AIN हो जाएगा। उसी तरह B' J किस तरह से डिफाइन होगा, ये भी इस तरीके से रोटेट होगा कि RJ आ जाएगा, फिर इधर M आ जाएगा, क्योंकि हम कोई भी वो ले सकते हैं, तो BM RJM BM। तो अब क्योंकि हमें पता है कि A' इस चीज के बराबर है, B' इस चीज के बराबर है, तो क्यों ना मैं इसकी जगह ये पुट कर दूं। तो TIJ' जो है हमारे पास वो किस चीज के बराबर आ जाएगा, A की जगह हम A' की जगह हम लिख देंगे RIN AN,
और बी डैश जे की जगह हम लिख देंगे आर जे एम बी एम। ठीक है ना। अब क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि मैं रोटेशन मैट्रिसेस को एक साथ लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिसेस आ जाएंगे आर आई एन आर जे एम, और ए एन बी एन को एक साथ लिख लेता हूँ ए एन बी एम। पर ए एन बी एम क्या है? अभी देखिए, अगर मैं इधर आई को एन से रिप्लेस कर दूं और जे को एम से रिप्लेस कर दूं, तो बात तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि ये आई और जे ये नाम तो हमने खुद दिए हैं। तो ये टी एन एम बन जाएगा हमारे पास टेंसर, और टी एन एम बराबर है ए एन बी एम के। तो ए एन बी एम और कुछ भी नहीं है, बल्कि जो नॉन रोटेटेड फ्रेम था उसके अंदर वो टेंसर है। तो टी आई जे डैश जो है वो है आर आई एन आर जे एम, और हमारे पास टी एन एम आ जाएगा। इसमें एन और एम पर इसमें हमारे पास क्या है, एन और एम पर हमारे पास समेशन अप्लाई हो रही है। तो अब इसे कहते हैं, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ ए सेकंड रैंक टेंसर। इस तरीके से एक सेकंड रैंक टेंसर ट्रांसफॉर्म होता है। अब देखें, इसमें दो रोटेशन मैट्रिसेस आ रही हैं, क्योंकि इसके पास दो इंडिसेस हैं। जितनी इंडिसेस होंगी इसका मतलब है कि ये उतने ही वेक्टर से मिलकर बना है। हर वेक्टर अगर एक रोटेशन मैट्रिक्स लाएगा, अगर हर वेक्टर एक रोटेशन मैट्रिक्स लाएगा, तो खुद सोचें उससे क्या होगा। अगर हर वेक्टर हमारे पास एक रोटेशन मैट्रिक्स लाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो इंडेक्स टेंसर होगा तो दो मैट्रिसेस आएंगी, रोटेशन मैट्रिसेस आएंगी। तीन इंडेक्स टेंसर होगा तो तीन रोटेशन मैट्रिसेस आएंगी। यानी हम एक टेंसर का रैंक इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि उसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में, अंडर रोटेशन उसको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी वो रोटेशन मैट्रिसेस लाता है। तो हम इस तरीके से भी एक टेंसर को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं टेंसर की डेफिनेशन चेंज कर सकता हूं कि अ सेकंड रैंक टेंसर, जैसे मैंने वेक्टर की को डिफाइन कर दिया था उसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी पे, उसी तरह मैं अब टेंसर की भी डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं। पहले हमने टेंसर की डेफिनेशन क्या की है कि एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब मैं एक सेकंड डेफिनेशन ला रहा हूं कि अ सेकंड रैंक टेंसर, a second rank tensor is an object, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है that transforms as such, कि वो इस तरह ट्रांसफॉर्म होता है। किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है, टी आई जे डैश, यानी आफ्टर रोटेशन हमारे पास टी आई जे डैश जो बनता है वो बनता है आर आई एन आर जे एम टी एन एम। दो रोटेशन मैट्रिसेस के साथ ये ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म होता है। अगेन, स्केलर क्या था, कोई रोटेशन मैट्रिक्स नहीं आती थी, इट वाज ए टेंसर ऑफ रैंक जीरो। अब हम इस तरीके से भी टेंसर्स को डिफाइन कर सकते हैं। हम वेक्टर को भी टेंसर कह सकते हैं, और हम वेक्टर को भी टेंसर कह सकते हैं, स्केलर को भी टेंसर कह सकते हैं। देखें, स्केलर्स की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, मैंने पिछली वीडियोस में ये बताया है। तो स्केलर की क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, इस वजह से स्केलर आर टेंसर्स ऑफ रैंक जीरो। वेक्टर्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आती है, उनकी एक इंडेक्स भी होती है। तो वेक्टर्स आर टेंसर्स ऑफ रैंक वन। अब ये हमने रैंक टू के टेंसर बनाए हैं टेंसर प्रोडक्ट से। सो इनमें दो रोटेशन मैट्रिसेस आती हैं। इनमें अगर दो रोटेशन मैट्रिसेस आती हैं, दैट मींस दे आर टेंसर्स ऑफ रैंक टू। तो एक ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन में जितनी रोटेशन मैट्रिसेस आती हैं, वो उतने ही रैंक का टेंसर होता है। एक स्केलर भी एक टेंसर है, वेक्टर भी एक टेंसर है, और सेकंड रैंक टेंसर को हमने, जो कि एक मैट्रिक्स होती है, वो भी एक सेकंड रैंक टेंसर है, जो कि इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। अब देखें, लेट्स से कि हमें ज्यादातर नहीं पता होता कि कौन से वेक्टर से हमारी मैट्रिक्स बनी है। ठीक है, तो हमारा हमारा जो टेंसर है वो किन वेक्टर से मिलकर बना है।
अगर आपको ये बात नहीं पता कि आपका जो टेंसर है वो किन वेक्टर से मिलकर बना है, क्या तब भी आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी बता सकते हैं? तो हाँ, हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी बड़े आराम से तब भी बता सकते हैं, क्योंकि हर इंडेक्स जो है वो एक वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होती है। तो एवरी इंडेक्स ट्रांसफॉर्म्स लाइक ए वेक्टर, ये अभी हमने देखा है, क्योंकि हर इंडेक्स एक वेक्टर से ही मिलकर बनी होती है। तो अगर आपको ये नहीं दिया हुआ कि वो कौन कौन से वेक्टर से एक टेंसर बना है, तो आप उसकी इंडेक्स को बिल्कुल वेक्टर्स की तरह ट्रांसफॉर्म करके उसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें कैसे, तो लेट्स से हमारे पास एक 3 रैंक का टेंसर है, T I J K। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे 3 रोटेशन मैट्रिसेस आएंगी, और मैं इधर क्या देता हूँ, T L N M। अब ये सारी जो इंडिसेस हैं, ये ये एक वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होंगी। तो लेट्स से एक वेक्टर अगर CM होता, तो वो किस तरह ट्रांसफॉर्म होता? तो CM ट्रांसफॉर्म होता, CI होता R, और इसके साथ मैं लिख देता I, और इधर मेरे पास आ जाता, लेट्स से हम K करते हैं, इधर मेरे पास आ जाता R K, और M आ जाता मेरे पास। तो इस तरीके से हमारे पास एक ये टेंसर जो है ट्रांसफॉर्म, एक वेक्टर सी के ट्रांसफॉर्म होता। तो एम मैट्रिक्स को भी मैं बिल्कुल, एम जो इंडेक्स है इसको मैं बिल्कुल ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे ये किसी वेक्टर की एम इंडेक्स है। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं लिख सकता हूँ T I J K जो होगा वो किसी TLN M वेक्टर के बराबर होगा, जिसमें एम मैट्रिक्स किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये एम मैट्रिक्स इस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है, K और M आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह nth मैट्रिक्स किस तरह ट्रांसफॉर्म होगी, इसमें हमारे पास RJ आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें मैट्रिसेस का जो पहला वो है जो पहली इंडेक्स है हमारी रोटेशन मैट्रिक्स की, उसको इक्वेशन की राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर जो इंडिसेस हैं उससे मैच करना चाहिए। ये आपने पैटर्न उसमें भी देखा होगा, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में भी देखा होगा। तो ये हमारे पास RJN आ जाएगा, और इधर हमारे पास RIL आ जाएगा। तो देखें आप बगैर बगैर देखे भी, बगैर ये पता हुए भी कि कौन से वेक्टर से मिलकर एक टेंसर बना है, आप इसको बगैर देखे भी बता सकते हैं कि एक टेंसर जो है वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होगी, सिर्फ उसकी इंडिसेस देखकर, क्योंकि हर इंडेक्स एक वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब आप लोग कुछ टेंसर्स देख सकेंगे, तो अभी तक हमने टेंसर्स की कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, जैसे क्रोनेकर डेल्टा जो है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जो हमारा क्रोनेकर डेल्टा है, क्रोनेकर डेल्टा, ठीक है, वो है क्रोनेकर IJ। ये एक 2 इंडेक्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज ए टेंसर ऑफ रैंक 2। अब हमें नहीं पता ये किस तरीके के एक वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, पर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेंसर। अब आप लिविसिविटा सिंबल देखें, और मैट्रिक्स फॉर्म में ये इस तरह लिखा जाता है, तो ये एक टेंसर है। ठीक है, अब आप लिविसिविटा सिंबल देखें, ये एप्सिलॉन IJ K है, इट इज अ टेंसर ऑफ रैंक 3, और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी तरह होगी, इनका बिल्कुल यही रोटेशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो दिस इज अ टेंसर ऑफ रैंक 3। इस तरीके से अभी तक जो हमने जैसे लिविसिविटा सिंबल देखे हैं, और हमने क्रोनिकल डेल्टा देखे, ये दोनों भी टेंसर्स थे, पर हम अभी तक इनको एज टेंसर्स मैंने स्टडी नहीं किया था, मैंने बस इनको एज ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किया था। पर ये भी टेंसर्स हैं, रैंक 2 का और रैंक 1 का एक टेंसर है। अब चले हम एक कॉन्क्रीट एग्जांपल करते हैं बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद अनदर थिंग। और मैं अब मैट्रिक्स का वर्ड और सेकंड ऑर्डर टेंसर का वर्ड मैं इंटरचेंजेबली यूज करता रहूंगा। तो अगर मैं कहूँ कि मैट्रिक्स है, या मैं कहूँ कि सेकंड ऑर्डर टेंसर है, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक ही बात है। अब देखें, अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स डू एन एक्सरसाइज एन एग्जांपल, क्योंकि अभी तक मैंने सारा कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, कुछ भी सिंबॉलिक फॉर्म से हटके नहीं किया। तो लेट्स से हमारे पास एक गिवन है, हमें एक वेक्टर गिवन है A, जो कि 1I + 2J +
3k है। एक और वेक्टर हमें गिवन है b, जो कि है 1i प्लस 3j प्लस 5k। तो वो कहता है हमें कि फाइंड द टेंसर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हमें छोटी क्लासेस में कहा जाता था दो वेक्टर्स देके फाइंड द डॉट प्रोडक्ट या फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, अब हमें कहा जा रहा है फाइंड द टेंसर प्रोडक्ट। तो इससे एक टेंसर प्रोडक्ट बनेगा, और टेंसर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है, वो एक मैट्रिक्स की तरह डिफाइंड है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में पहले क्या आएगा, ए वेक्टर का पहला कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर का पहला कंपोनेंट, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर क्या आएगा, ए वेक्टर का पहला कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3। उसी तरह हमारे पास ए वेक्टर का पहला और बी वेक्टर का तीसरा। उसी तरह हमारे पास फिर सेकंड रो में ए वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट, बी वेक्टर का पहला कंपोनेंट, फिर 2 एंड देन आई गेट 3, फिर 2 एंड देन आई गेट 5 अगेन। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट ए वेक्टर का और उसी तरह बी के वो चलेंगे, तो 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 3, और हमारे पास 3 टाइम्स 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई 1 3 5 2 6 10 3 9 एंड देन 15। ठीक है, आप इसमें और एक मैट्रिक्स में फर्क नहीं बता सकते। ठीक है, इसीलिए सेकंड ऑर्डर टेंसर्स जो होते हैं, या सेकंड रैंक टेंसर्स जो होते हैं, सेकंड रैंक टेंसर्स आर मैट्रिसेस। ठीक है, आप नहीं बता सकते थे कि ये वेक्टर से मिलकर बने हुए हैं, और अगर आपको वेक्टर्स ना दिए हो तो आप ये भी नहीं गैस कर सकते कि ये 1 3 5 ये इन वेक्टर्स ए और बी से आए, तो किसी भी तरीके के वेक्टर से शायद आ जाता। तो आप ये भी नहीं बता सकते कि ये कौन से वेक्टर से आया, इसलिए ज्यादातर जब आपको एक टेंसर दिया जाएगा तो आपको ये नहीं दिया जाएगा कि वेक्टर कौन से टेंसर कौन से वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, आपको बस टी आई जे कह दिया जाएगा। ये एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी किसी भी तरीके की, तो इस तरीके से हुआ करेगा। तो ज्यादातर वो वेक्टर स्पेसिफाई नहीं किए जाते जिनसे मिलकर टेंसर बना होता है, बस आपको बता दिया जाता है एक मैट्रिक्स देके कि दिस इज एन अ सेकंड रैंक टेंसर, फिर आप उसके साथ जो चीजें हैं वो करते रहें। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट, और इसी पर मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ। तो ये हमारा टॉपिक है काउंटिंग द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए टेंसर। एक टेंसर में कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आएंगे ये काउंट करना। देखिए, हमने अभी जब थर्ड ऑर्डर टेंसर बनाया, हम उसके कितने सारे कंपोनेंट्स बना सकते थे, उसमें A1 B2 C3 ले सकते थे, बहुत सारा कुछ ले सकते थे जब हमने थर्ड ऑर्डर टेंसर बनाया। तो ये हम कैसे स्पेसिफाई करें, कि हम क्या बता सकते हैं कि कोई जनरल फॉर्मूला हम डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम ये बताएं कि एक टेंसर का के कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब देखें, अगर मेरे पास इसको ये करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है। तो ये करने के लिए यू नीड 3 थिंग्स, एक टेंसर्स के कंपोनेंट स्पेसिफाई करने के लिए। पहली चीज है, उसमें आपको रैंक पता होना चाहिए अपने टेंसर का, रैंक ऑफ टेंसर, इसको मैं कहता हूँ आर। ठीक है, दूसरी चीज है, आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, कितनी डायमेंशन में आपके वेक्टर्स थे जिससे ये टेंसर बना है। तो डायमेंशंस ऑफ वेक्टर्स, या और डायमेंशंस क्या होती हैं वेक्टर्स की, या इसको वेक्टर्स भी कह सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ इंडिसेस, इसको मैं एन कहूंगा। ये मैं अभी बताता हूँ ये क्या है भी। और थर्ड जो चीज आपको चाहिए, थर्ड चीज हमें चाहिए होती है, वो होती है एनी अंडरलाइंग सिमेट्रीज। ये तीन चीजें अगर हमें पता हो तो हम किसी भी टेंसर के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पहले तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट से मेरा क्या मुराद है, और और ये तीनों चीजें क्या हैं। तो रैंक का तो आपको पता है क्या है, डायमेंशन का मैं अभी बताऊंगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
कि अंडरलाइंग सिमेट्रीज से क्या मुराद है मेरा। तो चले इन तीन चीजों को हम अप्लाई करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास टी आई जे एक टेंसर है जो कि बना हुआ है a इक्वल्स a1 e1 हैट प्लस a2 e2 हैट से, और b वेक्टर से बना हुआ है b1 e1 हैट प्लस b2 e2 हैट से। अब a1 और b2 जो हैं, जो वेक्टर्स हैं हमारे, ये इनकी डायमेंशन, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। तो इनका जब हम टेंसर प्रोडक्ट लेंगे और अपना अगला ऑब्जेक्ट टेंसर बनाएंगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास। ये तो हमारे पास कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बनेगा a1 b1, a1 b2, a2 b1 और a2 b2। ये हमारे पास इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनेगा। पर ये देखें, इस ऑब्जेक्ट ये है तो रैंक 2 ही, क्योंकि इसमें दो इंडिसेस हैं। ठीक है, पर इसमें डायमेंशन क्या है हमारे पास। दोनों वेक्टर्स 2 डायमेंशन थे, तो इसकी डायमेंशन भी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इसका रैंक भी 2 है और इसकी डायमेंशन भी 2 है। इसमें कंपोनेंट्स कितने हैं, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, a1 b1 एक कंपोनेंट है। सो 1 2 3 4, इट हैज 4 कंपोनेंट्स। तो इसके हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं इस टेंसर के। पर देखिए, अगर a और b 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते, so if A and B were 3 डायमेंशनल, तो अगर ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते, तो अभी अभी हमने देखा था कि जब, अब पहले हमने स्टडी यही किया था कि जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इनका टेंसर प्रोडक्ट लिया था, तो ये हमने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लिए थे जो कि 3 बाय 3 मैट्रिक्स बन रही थी। T11 T12 T13 T21 T22 T23 और T31 T32 T33। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स बन रही थी। क्यों 3 बाय 3 मैट्रिक्स बन रही थी, अब इसकी जो डायमेंशन है वो 3 है। अब इसका रैंक तो अभी भी 2 है, क्योंकि इंडिसेस अभी भी इस ऑब्जेक्ट की 2 ही है, तो इसका रैंक 2 है। पर इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन 3 है। इसमें से हम देखें एक जनरल रूल निकाल सकते हैं। अब इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, देखें इसमें एक कंपोनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आई जो है वो 1 से लेकर 3 तक जाती है इसकी इंडेक्स, और जे इंडेक्स भी इसकी 1 से लेकर 3 तक जा सकती है, क्योंकि इसमें हमें स्पेसिफाई करने के लिए ही सारे कंपोनेंट्स को 3 को भी इंक्लूड करना पड़ता है। ऊपर जब 2 डायमेंशंस थी तो हमें इंडेक्स आई भी 1 हो सकती थी या 2 हो सकती थी, जे भी 1 हो सकती थी या 2 हो सकती थी, पर इधर ऐसा नहीं है। तो अभी हम इधर से जनरल रूल एक निकाल सकते हैं। देखें इधर कितनी है, अगर हम क्या करें, डायमेंशन की पावर में रैंक को रखें, तो इसमें 4 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ 4 ही आता है। इधर हमारे पास 9 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। अगेन अगर हम डायमेंशन की पावर में रैंक को रखें, तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। यानी इन जनरल यानी इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट components of a tensor of rank r and dimension n are, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, डायमेंशन n रेज टू द पावर ऑफ r। तो इतने हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ देन लेट्स सी, इसकी एक एग्जांपल करते हैं। यानी तो n डायमेंशंस के अंदर, लेट्स से वी हैव n डायमेंशंस के अंदर जो सेकंड रैंक टेंसर्स होंगे, यानी n डायमेंशनल मैट्रिसेस जो होंगी, यानी n बाय n मैट्रिक्स जो है हमारे पास, इधर भी हमारे पास n कॉलम्स और n वो, तो n स्क्वायर उसके अंदर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, उसी तरह रैंक 3 के जितने भी टेंसर्स हों, अगर हमारे पास n डायमेंशन है और रैंक 3 के टेंसर है, तो उसमें n क्यूब कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है,
एन वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कोई भी इंडेक्स ले सकती है, क्योंकि डायमेंशन से वो इंडेक्स की भी वैल्यू में फर्क पड़ जाता है, वो बढ़ जाती है। तो इस लेक्चर में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज मैंने आप लोगों को बताया कि टेंसर्स क्या होते हैं और टेंसर्स किस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि उनकी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं। पर ये जो हमने देखा है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर, दिस इज only valid if there are no underlying symmetries. अंडरलाइंग सिमेट्रीज से मेरा क्या मुराद है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में मुझे प्लीज जरूर बताइएगा, वरना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।